जयंत सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एविएशन राज्य मंत्री। जयंत जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। आज जिस तरह से काफी ज्यादा नए निवेश के लिए लंबी योजनाएं पेश की गई हैं, उनमें से काफी सारी योजनाएं आपके मंत्रालय से जुड़ी हुई भी हैं, खासतौर पे नए एयरपोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप करने की। अगर आप हमें उनके कुछ डिटेल्स दें। जी बिल्कुल, आपको मालूम ही होगा कि विमानन मंत्रालय में एक हम लोगों ने नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी को लागू की है और उसमें हमारी कोशिश है कि जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उसकी कैपेसिटी को हम लोग अगले 10-15 सालों में 3 गुना करें। और उसको करने के लिए हमारा अनुमान है कि 2.5 से 3 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इतना निवेश हम लोगों को करना पड़ेगा और इसमें भूमि का हम हिसाब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि अगर निर्माण करना है एयरपोर्ट्स का तो हमें 2.5 से 3 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये करना है, और अच्छी बात एविएशन सेक्टर में ये है कि क्योंकि इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है और इतने प्रॉफिटेबली हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी एयरलाइंस चल सकती हैं कि ये जो ग्रोथ है, ये कैपेसिटी एक्सपेंशन है, वो सेल्फ फंडिंग भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि हम लोगों को सब जो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो ब्राउन फील्ड हों या ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स हों, उनको पीपीपी मोड में लाकर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेकर ये कैपेसिटी हम लोगों को बढ़ाना है। तो उसके लिए बजट में बहुत 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं जो हैं वो की गई हैं। पहली बात तो ये है कि लैंड मोनेटाइजेशन जो है वो हम लोग अब कर सकते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एयरपोर्ट्स हैं, और साथ साथ कई सारे जो टीयर 2 सिटीज हैं, नॉन मेट्रो सिटीज हैं, जैसे जयपुर, अहमदाबाद, कोयम्बतूर, विशाखापट्टनम वगैरह वगैरह, ऐसे जो एयरपोर्ट्स हैं इनको हम लोग पीपीपी मॉडल में ला सकते हैं। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिसमें कि जो हमारा जो ग्रोथ चल रहा है एविएशन सेक्टर में वो बरकरार रहे। तो अगर हम वित्त वर्ष 17-18 की बात करें, जिसके बजट में ये चर्चा हुई है, पीपीपी मॉडल के तहत कितने एयरपोर्ट्स चुने जाएंगे सर, और क्या इस साल के अंदर अगले 1 साल में ही हम इनको इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे? नहीं, बिल्कुल, हम लोग अगले 12 महीने में अवश्य देखेंगे कि कई सारे एयरपोर्ट्स जो हैं उनको हम पीपीपी मोड में ले आएंगे। अगर हम ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स के बारे में हम जरा सोचें तो वहां जयपुर और अहमदाबाद एयरपोर्ट्स को हम लोगों ने बिड के लिए अभी कर दिया है और उस पर बिडिंग चल रही है। तो ये जयपुर और अहमदाबाद का तो चल ही रहा है। आगे जैसे ये बिड्स हम लोग देखेंगे, इनका मुआयना वगैरह करके फिर इनको अवार्ड कर देंगे, तो ये अगर सफल रहेगा बिडिंग प्रोसेस तो हमारी कोशिश होगी कि 3-4 और एयरपोर्ट्स हम लोग इस तरीके से बिड आउट कर दें। ये हुए ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स। अब आप ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स वगैरह देखें जो एकदम नए सिरे से हम नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, वहां आज के समय अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले गोवा में जो मोपा एयरपोर्ट है उसको बिड आउट करके जीएमआर को दे दिया और वहां निर्माण चालू हो चुका है, और नवी मुंबई में भी बिडिंग प्रोसेस चल रहा है। आगे के दिन पुणे में ऐसे हम लोग करेंगे, और भी एयरपोर्ट्स हैं जिनका बिडिंग आउट होगा जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स हैं। तो चाहे ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स को देखें या ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स को देखें, दोनों किस्म के एयरपोर्ट्स को हम लोग इस तरीके से पीपीपी मॉडल में ला रहे हैं और बिल्कुल अगले 12 महीने में करेंगे। जी, आपने नवी मुंबई एयरपोर्ट की बात की, तो यहाँ पे हाल ही में हमने देखा कि कुछ बिडर्स ने अपने नाम वापस खींच लिए और एक अकेला ही बिडर मेरे ख्याल से बाकी बचा है। तो लगता है ये प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां हम लोगों ने सब जो बिडर्स थे उनके साथ बातचीत की, और आप सही कह रहे हैं कि जब फाइनल ड्यू डेट था तब एक ही बिडर आए थे, लेकिन जो अगले बिडर्स थे जब हम उनके साथ बैठकर हम लोगों ने बातचीत की तो 2-3 उनके शर्तें थीं जिन पे कुछ कार्रवाई की जरूरत थी, उन पे हमने कार्रवाई की, और अब जो बिडिंग डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और अब अपेक्षा है कि सिर्फ एक नहीं 2-3 और बिडर्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे और वो फिर सही तरीके से बिडिंग हो पाएगी नवी मुंबई की। आपने जो लैंड मोनेटाइजेशन की बात बताई सिन्हा साहब, अगर आप थोड़ा हमें डिटेल दें कि कहां पर ये मौके आप देख रहे हैं, क्या कोई असेसमेंट आपने किया है? असेसमेंट चल रहा है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो
इस देश में एक बहुत बड़ा लैंड ओनर है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे एयरपोर्ट्स हैं, करीब 70 प्लस एयरपोर्ट्स हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और वो बड़े बड़े शहरों में हैं और बहुत हजारों एकड़ वहाँ लैंड उनके पास प्राप्त है। और अब हम लोगों को देखना है कि इन एयरपोर्ट्स का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। अगर वहाँ कमर्शियल डेवलपमेंट हो सकती है तो उस कमर्शियल डेवलपमेंट का हम लोगों को काम करना चाहिए। अगर वो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, छोटा एयरपोर्ट है, शहर के बीच में है, अगर उस एयरपोर्ट को हम लोग छोड़कर नए सिरे से एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शहर के बाहर बनाएं, तो ये जो एग्जिस्टिंग ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है जिसको हम लोग छोड़ रहे हैं, उसको किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको किस प्रकार से कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, इस पे भी हम लोगों को थोड़ा अध्ययन करना है। लेकिन ये जो घोषणा हुई है आज के बजट से, हम लोगों को वो अब क्षमता मिल गई है कि हम लोग इस मोनेटाइजेशन प्रोसेस को अब आरंभ करें। हमने काफी सारी रेलवे से जुड़ी हुई कंपनीज के नाम बजट भाषण में सुने जिनका डिसइन्वेस्टमेंट करने की तैयारी है, लेकिन आपके विभाग से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी कंपनियां हैं? हमारे विभाग से जुड़ी हुई एक कंपनी है पवन हंस, जो इस देश की नंबर 1 हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स की कंपनी है, और इस पे पहले ही अध्ययन हुआ था और तय हो गया था, कैबिनेट में इसकी स्वीकृति भी मिल गई थी कि पवन हंस का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो। और आपने सुना होगा बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो हमारी डाइवेस्टमेंट पॉलिसी है वो आगे चलेगी, बरकरार रहेगी, और उसी डाइवेस्टमेंट पॉलिसी के तहत पवन हंस जो है उसका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ऑपरेटिंग कंट्रोल 51% ओनरशिप जो हम आज सरकार के पास है, उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर देंगे, और इस तरीके से स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पवन हंस का अवश्य होगा। तो अगले वित्त वर्ष के जो डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट हैं उनमें यहां पे भी कोई अमाउंट आपने अंदाजन शामिल किया है? अगर हाँ तो कितना? 72,500 करोड़ टोटल डाइवेस्टमेंट का टारगेट है। और आपको मालूम है कि जब ये टारगेट तय किया जाता है तो वो किसी एक कंपनी के खाते में नहीं दिया जाता है कि इतना 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 होगा, क्योंकि वो मार्केट कंडीशंस पे निर्भर है, इंडस्ट्री कंडीशंस पे निर्भर है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। हमारी कोशिश तो होगी कि पवन हंस का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कुछ ही दिनों में हम कर लें। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग और शायद हम कह सकते हैं कि अवेटेड एसेट है आपके पास, वो है एयर इंडिया। काफी सारी कंपनियों की लिस्टिंग की बात की जा रही है, क्या एयर इंडिया की भी लिस्टिंग या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की कोई योजना है? एयर इंडिया में जो अभी प्रक्रिया चल रही है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, और हमारी कोशिश है कि एयर इंडिया को हम जितना दुरुस्त बना सकें, जितना कंपेटिटिव बना सकें, उतना बढ़िया किया जाएगा। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारे डायमेंशंस हैं, कई बिंदु हैं, जिनमें से कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक है, ऑपरेटिंग टर्नअराउंड है, स्ट्रैटेजी है, जो उनका बैलेंस शीट है, जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, वो भी एक बिंदु है जिसपे हमें काम करना है। तो ये पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है जिसपे हम काम कर रहे हैं एयर इंडिया के लिए, और आगे आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल, ये तो आपके वर्तमान मंत्रालय से जुड़ी हुई बातें हमने कही, और एक जो बात हम सुन रहे हैं काफी लोगों से, वो भी आप तक पहुंचाना चाहेंगे और आपका क्या व्यू है ये जानना चाहेंगे। ये कहा जरूर गया वित्त मंत्री जी के द्वारा कि हम ईमानदार टैक्स पेयर को इनाम देना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन दरअसल उन्होंने जो छोटे टैक्स पेयर्स को राहत दी उसका बोझ बड़े टैक्स पेयर पे डाल दिया। तो बड़े टैक्स पेयर को ये लगता है कि हम ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं तो हमारे ऊपर और टैक्स बढ़ गया। आप क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि बहुत एक संतुलित बजट है, और इस बजट के द्वारा हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था बनाएं, एक क्लीन इंडिया बनाएं, जिसमें कि जो सही तरीके से टैक्स दे रहे हैं वो सरलता से दें, सुविधा से दें, और जो लोग बेईमान हैं, जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, उन पे सख्त कार्रवाई हो। तो ये सब हम लोगों ने पूरी तरीके से समझकर ये जो बजट बनाया है, इसमें आप देखेंगे कि जो लोग
स्मॉल कंपनीज में हैं, लघु उद्योग में हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए हम लोगों ने सरलीकरण बहुत अच्छा किया है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को 2 करोड़ तक बढ़ा दिया है, वो भी 6% पे। 50 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको सिर्फ 25% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब हम लोगों ने टैक्स सिंप्लीफिकेशन किया है। और मैं ये बता रहा हूं आपको इसलिए क्योंकि कई सारे ऐसे टैक्स पेयर हैं जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं, जो कंपनी के द्वारा टैक्सेस देते हैं या कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयड है, छोटे कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयड है, तो उन लोगों को राहत इस तरीके से मिल रही है। छोटे जो टैक्स पेयर हैं उनको तो राहत मिल ही है क्योंकि टैक्स रेट 10% से लेकर हम लोगों ने 5% किया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने छोटे टैक्स पेयर को भी राहत दी है और बड़े टैक्स पेयर्स जो काफी सारे कंपनियों के साथ, छोटे कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं, वहां भी हमने उनको राहत दी है। अगर आप देखें कि हमारे बड़े टैक्स पेयर हैं, उनके रेट जो हैं वो दुनिया भर के जो रेट्स हैं उनके मुकाबले में, उनकी तुलना में कंपेटिटिव हैं कि नहीं है, तो आपको नजर आएगा कि बड़े कंपेटिटिव हैं। तो इसलिए जो पूरा पैकेज बना है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का, मैं तो कहूंगा कि बड़ा संतुलित बना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है और इससे हमारे अर्थव्यवस्था को बहुत प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। एक आखिरी बात सिन्हा साहब, जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है वो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि उनको टैक्स में राहत मिले, जैसे कि वादा किया था शुरुआती बजट में, वो आज भी नहीं मिला। बिल्कुल उनको राहत मिली है। देखिए 96% ऑफ इंडियन कंपनीज जो हैं उनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। उनको तो हमने एकदम स्पष्ट कह दिया है कि आपका टैक्स रेट 25% होगा, तो वो तो हमने राहत उनको दिलवा ही दी है। अब इससे बड़े जो कंपनीज हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा कि इफेक्टिव टैक्स रेट करीब 22-23% है क्योंकि उनके इतने सारे एग्जेम्पशंस भी हैं। इसलिए जो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि 25% के लगभग कॉर्पोरेट टैक्सेस होंगे जो ग्लोबली कंपेटिटिव हैं, वो जो हमारा लक्ष्य था उसको करीब करीब हम लोगों ने प्राप्त कर ही लिया है। और हमारी कोशिश होगी कि हम लोग और भी सरलीकरण करें और भी इसमें सुविधा दें अपने कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स को, जिसमें कि हमारा जो टैक्स रेट है, जो टैक्स सिस्टम है, वो दुनिया में एकदम कंपेटिटिव हो। तो ये इस दिशा में हम लोग चल रहे हैं और काफी आगे बढ़ गए हैं। मेरी तो राय ये होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत सिन्हा साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।